ओके, प्रेजेंटेशन दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, so we'll continue with our topic of Unit 9. Okay. So far we have covered these factors affecting educational achievement, and now we are moving towards teacher effectiveness. Okay. Now the term teacher effectiveness is all about how a teacher can actually impact students' performance. Now, it is not just about the teacher, it also includes the situation of classroom, the school, the teaching methods used by teacher, what teacher expects from student and what student expects from teacher, right? What are the resources available in the classroom? ये सारी चीजें बच्चे की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है. ओके, सो इट अच्छे से बेटर टीचिंग, एफिशिएंट टीचिंग कैसे की जाए ताकि बच्चों को नॉलेज एसिमुलेट हो सके, नॉलेज आ सके. सफिशिएंट नॉलेज टीचर के पास होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट? उसको बच्चों को इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि बच्चों की जरूरतें क्या है, नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों की स्किल्स क्या है, किस लेवल पे हैं बच्चे, उसी हिसाब से टीचिंग दी जाती है, राइट? सपोज आप पढ़ रहे हो और मैं एकदम से कुछ एडवांस लेवल का बता रही हूँ जो मैंने बेसिक तो आपको बताया ही नहीं है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपको ये सब पहले से आता है एंड आई एम जस्ट डायरेक्टली जंपिंग. इमेजिन राधिका मैम की फर्स्ट क्लास नहीं होती और एकदम जो कंटेंट आपने तीसरे दिन पढ़ा है वो पढ़ते तो समझ में आता क्या, राइट? सो देयर इज नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस. बच्चों का लेवल क्या है इनिशियली, तो हमें उस लेवल को बिल्ड करना होता है, राइट? स्टूडेंट शुड गेट एंगेज्ड इन लर्निंग. अब वो एंगेज कैसे होंगे? जब तक टीचर वो एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेगी, राइट? अगर क्लास बोरिंग होगी, बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे, उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक उनकी लर्निंग पूरी नहीं होगी, राइट? एंड स्पेशली टू कंसोलिडेट दैट लर्निंग, तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंसोलिडेट प्रॉपर स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग की तरह आपके अंदर जाएगी कैसे, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग में बैठेगी कैसे, उसके लिए अगेन इफेक्टिव टीचिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है. Now, what are the characteristics of an effective teacher? An effective teacher have high expectation from students and help students learn. तो डेफिनेटली एक टीचर की बच्चों से अपेक्षाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. जैसे कि मेरी एक के लिए अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, राइट? सो अ टीचर ऑलवेज हैज सच एक्सपेक्टेशंस. लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं करता है, टीचर कोशिश भी करता है कि बच्चों को उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में आगे मदद कर सके. टीचर हेल्प देम टू लर्न ऑल्सो, या उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने में मदद करता है. ठीक है. ऑल्सो टीचर का ये भी काम है कि वो एक पॉजिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एकेडमिकली कंट्रीब्यूट करे, आपको आपके एटीट्यूड में कंट्रीब्यूट करे. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू प्रिपेयर विद राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड. ये सोच के नहीं करना फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है? सिर्फ कोशिश करनी है, अपनी 100% अपना डालना है. तो टीचर का ही काम होता है वो एटीट्यूड कंट्रीब्यूट करना, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट विल सपोर्ट लर्निंग, राइट? एंड सोशल इफेक्ट्स फॉर स्टूडेंट, तो अकेडमिकली मदद करना, एटीट्यूड वाइज चेंज करना, सोसाइटी वाइज क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई want you to be a punctual, so I'll encourage you just to be there on time for the class, right? So then I'll also encourage you just be there, don't miss your classes. I would encourage for regular attendance also. ठीक है. तो I'll make sure कि वो सारी क्वालिटीज जो चाहिए, जो होनी चाहिए सोसाइटी में भी स्टैब्लिश करने के लिए, वो बच्चों में इनकॉर्पोरेट की जाए, राइट? ताकि आपको इंकरेजमेंट मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो ही रहे. ओके.
इफेक्टिव टीचर मेक यूज ऑफ डाइवर्स यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल होते हैं टीचर के पास, वो सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि बच्चों की मदद हो सके। वो लर्निंग को इस तरीके से प्लान करेंगे कि वो बच्चों के लिए एंगेजिंग हो, प्लस साथ में बच्चों की प्रोग्रेस भी स्क्रूटनाइज करेंगे, है ना। जैसे अगर मैं आपका टेस्ट लूं, देखूं आपको कितना सीखा है, आपने कितना आया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इट ऑल्सो मेक मी अवेयर कि आपको सच में आया है नहीं आया है, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अगर समझ में नहीं आया है तो आई विल चेंज माई मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो दैट आपको वो बात समझ में आए, राइट। इफेक्टिव टीचर्स ऑल्सो फोकस ऑन एनहांसिंग क्लासरूम एनवायरमेंट, क्लासरूम को और इफेक्टिव बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई यूज दिस पेन, राइट, सो दैट एट टाइम अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना है, कुछ लिखना है, कुछ मेंशन करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं आपको शेयर कर सकूं, बता सकूं अपनी बात, ठीक है। ऑल्सो ये टीचर की ड्यूटी है कि स्टूडेंट में एक सिविक माइंडेडनेस क्रिएट करे, यानी कि जिससे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अगेन क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चों के माइंड में ये डाला जाए दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और एथनिसिटी। सबको बराबरी से ट्रीट करना है, और जब टीचर जैसा बिहेव करेगा बच्चे वैसा ही बिहेव करते हैं। बच्चों में बहुत टेंडेंसी होती है टीचर को फॉलो करने की, ओके। इफेक्टिव टीचर ऑल्सो पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं तभी वो अपनी बात एडमिनिस्ट्रेटर तक, टीचर्स तक, पेरेंट्स तक, बच्चों तक पहुंचा पाते हैं, ओके। तो वो चीज होना भी इम्पोर्टेंट है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। Now, what are the strategies to measure teaching effectiveness? कैसे पता चले कि टीचिंग इफेक्टिवनेस हो भी रहा है? स्टूडेंट रेटिंग, अगर बच्चों से पूछा जाए, आपको रेटिंग स्केल दिया जाएगा और पूछेंगे रहना मैम किस हद तक इफेक्टिवली पढ़ा पा रही है, रेट हर ऑन 10 ऑन अ स्केल ऑफ 10, ठीक है। तो क्या होगा, आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग जो स्कोरिंग दोगे उसके एवरेज स्कोर से पता चल जाएगा दैट टीचिंग इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं। अगर स्कोर बहुत 5 या 5 से लो जाएगा तो लगेगा दैट देयर आर सर्टेन लूप होल्स व्हिच नीड टू बी कवर्ड। बट हाँ, अगर सब लोग 7-8 के आसपास दे रहे हैं दैट मींस टीचिंग इज इफेक्टिव, राइट। पीयर रेटिंग, मेरे अपने फ्रेंड्स, है ना, जैसे मुझे अगर राधिका मैम रेटिंग दे या मैं अगर राधिका मैम को रेटिंग दूं तो वो पीयर रेटिंग हो जाएगा, ओके। सेल्फ इवैल्यूएशन, मैं खुद को इवैल्यूएट करूं कि मैं क्या सही से पढ़ा पा रही हूँ, क्या बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है ना, क्या बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन, वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट इंटरव्यू, बच्चों का इंटरव्यू लेके उनको कितना जानकारी है, समझ आ रहा है। एल्यूमिनाई रेटिंग, तो जो पुराने लोग हैं उनसे रेटिंग ले सकते हैं टीचिंग उसमें जोन में जो है इस टाइम पे। एम्प्लॉयर रेटिंग, तो अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जैसे मेरे अंडर कोई एम्प्लॉयड है, तो वो मुझे रेट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर रेटिंग, टीचिंग स्कॉलरशिप्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रेट कर सकता है, कोई हायर अथॉरिटी पे है तो वो भी रेटिंग कर सकता है। टीचिंग स्कॉलरशिप्स, टीचिंग अवार्ड्स, और ये जो निकलते हैं ना स्कॉलरशिप अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, राइट। लर्निंग आउटकम मेजर, बच्चों को कितना आता है, कितना सीखा है, अगर हम वो मेजर करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि टीचर ने इफेक्टिवली पढ़ाया है कि नहीं। फिर या फिर टीचर के अपने पोर्टफोलियो होते हैं बड़े बड़े कि मैंने क्या क्या काम करा है आज तक, तो उससे भी पता चल जाता है कि टीचर का कितना, ओके। एनी डाउट टिल हियर, कुछ इसमें इशू रहा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज गाइडेंस इन स्कूल। तो स्कूल में गाइडेंस कैसे की जाती है? अब गाइडेंस तो आई गेस यू ऑल नो, सिंपल वर्ड्स में अगर हम गाइडेंस की बात करें तो इट मींस हेल्प और टू गाइड समवन, है ना, किसी की मदद करना, डायरेक्शन देना, गाइड करना, ये सिंपल गाइडेंस। स्कूल में गाइडेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है, बताओ मुझे।
टेल मी, गाइडेंस इन स्कूल से आपको क्या समझ में आता है? कहाँ जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की स्कूल में? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ तो बताओ। चल डॉली। आर यू गाइस देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ गाइडेंस में क्या होएगा, स्कूल गाइडेंस में क्या होना चाहिए? अरे सिंपल यार, कुछ भी मतलब अपने दिमाग से बताओ ना, अपनी लाइफ से बताओ निकाल के चीजें। जब आप स्कूल में थे आपको कहाँ जरूरत पड़ती थी गाइडेंस की? ऐसे मैम कि किस फील्ड में जाना है, कौन सब्जेक्ट चूज करना राइट। है। हाँ, किस फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, क्या पढ़ना है, आगे क्या तैयारी करनी है ना? गाइडेंस की जरूरत पड़ती है वहां पे, यस मैम। राइट? So this is career guidance. This is one aspect of school guidance, that is career guidance. Similarly, बच्चों को पर्सनल लेवल पे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है स्कूल एज में। स्कूल में एडजस्ट करना है, नए दोस्तों के, पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वहां एडजस्ट करना है, तो वहां पे भी गाइडेंस के इश्यूज आते हैं, राइट? कब किस कॉलेज में जाना है, कब किस स्कूल में जाना है, इनफैक्ट उन चीजों के लिए भी बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो बच्चों को हर स्टेज पे दे नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, राइट? और वो गाइडेंस डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है, उनकी क्या एबिलिटीज है। तो वो इवेलुएट करना पड़ता है बच्चे की स्किल्स क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एबिलिटीज क्या है, किस सिचुएशन में अभी वो रहता है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ के बारे में, राइट? तो उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद उसको हेल्प की जाती है, गाइड किया जाता है, ताकि वो एक अच्छे डिसीजन, इंटेलिजेंट डिसीजन अपनी लाइफ के ले सके, इजीली एडजस्ट कर सके, लाइफ में आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, राइट? तो वो उसकी एजुकेशनल फील्ड में भी होगा, वोकेशनल से रिलेटेड, यानी कि आगे होके उसके क्या वोकेशन करना है, वोकेशन इज समथिंग जिससे वो पैसा भी कमा सके, तो उसको वोकेशनल गाइडेंस भी मिलेगी और उसको पर्सनल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी, जिससे वो खुद को बेटर इंसान बना सके, बेटर डेवलप कर सके, अपने स्किल्स को एनहांस कर सके और एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ लीड कर सके, राइट? तो जरूरत कहाँ पर है? नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। जैसे कि अभी आपने बताया मैम, कोर्स सिलेक्ट करते वक्त, है ना, कौन सी फील्ड में जाना है, तो वी हैव सो मेनी डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, इतने सारे कोर्स है, उसमें से कोई एक चूज करना होता है, तो वी नीड सम गाइडेंस, ठीक है? तो गाइड विल हेल्प यू टू नो कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो आपको मदद करेगा, प्लस फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, सब कुछ एक्स वाई जेड सब एक्सप्लेन करें। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? लाइफ के किसी ना किसी मोड पे हम सब फेल होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, राइट? एट दैट टाइम हमें सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, सिंपैथी और एम्पैथी की जरूरत होती है, और उसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन टीचर और लॉट कि वो आपको मोटिवेट कर रही है कि डिमोटिवेट कर रही है। होता है कभी स्कूल टाइम में सबको यार अपने को ना कोई टीचर तो याद ही होगा ना, जो हमेशा आपके लो पॉइंट पे भी आपको मोटिवेटेड रखती थी, राइट? और आपको वापस ट्रैक पे आने में मदद करती थी, स्पेशली जो बच्चों का लो फेजेस रहते हैं स्कूल में, जनरली उन लोगों को किसी ना किसी एक ऐसे टीचर की हेल्प मिलती है जिससे वो वापस ट्रैक पे आ पाते हैं, राइट? हैव यू सीन दैट?
उनकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है ना, टीचर की वजह से, क्योंकि वो खुद पे, टीचर उन पे विश्वास करती है ताकि वो खुद पे विश्वास करना सीखे। राइट, समझ में आ रहा है ना, ये होता है ना। यस मैम। अनदर थिंग हेयर इज टू एडजस्ट इन स्कूल और कॉलेज एनवायरनमेंट। तो इसलिए गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है, नए नए एनवायरनमेंट में आते हैं बच्चा, या टीनेज में एंटर कर रहा है, स्कूल से कॉलेज में एंटर कर रहा है, उस नए एनवायरनमेंट में बच्चे को एडजस्ट होने के लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सपोज एटमोसफेयर अच्छा नहीं है, दूसरे तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग एरिया को बिलोंग करते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, रैगिंग होती है, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड और लव्ड एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, अब वो एकदम दुनिया में नाउ दे हैव टू फेस इट, एंड अभी उनको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, वहां पे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। राइट, फिर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उन बच्चों को जो कि गिफ्टेड होते हैं या फिर बैकवर्ड होते हैं, अकेडमिकली बैकवर्ड, जो पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं, या फिर जो पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। तो बहुत तेज वाले बच्चे या स्पेशल बच्चे है ना, जिन्होंने अलजेब्रा सेकंड क्लास थर्ड क्लास में सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो स्पेशली गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनको भी एक राइट काइंड ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है, कैसे अपनी एबिलिटीज को डायरेक्ट करना है। लेकिन जो बच्चे छूट जाते हैं पीछे, उनका अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको भी एक राइट काइंड ऑफ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि आगे वो किस फील्ड को चुने, कैसे काम करें, ताकि उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी रीगेन हो सके और वो अच्छा परफॉर्म कर पाए लाइफ में। राइट, then we have various tools and techniques for educational guidance. Now what are those? गाइडेंस के लिए हम क्वेश्चनर का यूज करते हैं एट टाइम्स, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और वो लाइफ के अलग अलग एरियाज को कवर करेगा, जैसे आप कितना सेटिस्फाइड है यहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, टीचर्स कैसे हैं आपके, ठीक है, लर्निंग कितनी हो पा रही है, आप खुश है नहीं है। इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चनर यस नो के फॉर्म में, या एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर ओपन क्वेश्चनर अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन ओपन एंडेड रख दिए, नाउ यू कैन आंसर ऑन योर ओन। आप पूरी कहानी बना के मुझे अपना अपना बता सकते हो कि आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल में क्या होता है, आपका डिटेल डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड रहता है टीचर्स के पास, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, दीज आर लीस्ट स्ट्रक्चर्ड, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है कोई, ऑब्जर्वेशनल टूल्स है ये। दीज आर बच्चे ने क्या किया, कैसा परफॉर्म किया, टीचर लिखती है ना रिपोर्ट कार्ड के लास्ट में एवरी मंथ, तो या एक पर्सनल रजिस्टर होता है टीचर का, जहाँ वो हर बच्चे के बारे में लिखती है कि इस महीने इस बच्चे ने क्या किया, कैसे बिहेव किया, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करती है। आपको नहीं पता होता है, बट टीचर आपको ऑब्जर्व कर रही होती है, आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है या आप कैसे बिहेव कर रहे हो। राइट, तो नेचुरल सिचुएशन में वो आपको ऑब्जर्व करती है और इसका रिकॉर्ड बनाती है। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है क्लास में, तो उसका रिकॉर्ड टीचर के रजिस्टर में पक्का होता है। ओके, over a period of time these record can provide teacher with a picture of changes that have taken place. आपने कुछ गलत काम किया, टीचर के रजिस्टर में जाएगा, आपने कुछ अच्छा काम किया तो भी टीचर के रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, so that she can progress your track और आपके पेरेंट्स को भी बाद में बता पाए। If properly used, it can provide factual record of an observation of single significant incident in pupil's behavior, which is useful for teacher in understanding growth development of an individual. तो जब मैंने सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी है आपकी क्लास स्टार्ट होने से लेके एंड तक, फर्स्ट डे ऑफ क्लास से लेके लास्ट डे ऑफ क्लास तक, पूरे साल अगर मैंने ऐसे आपके ऑब्जर्व करा है और रिकॉर्ड करा है, तो आपकी पूरी ग्रोथ मेरे सामने होगी कि एक साल में आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देन वी हैव अदर इंटरव्यू स्केड्यूल्स आल्सो। तो इंटरव्यू अगेन ये पूरा कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, बिंगम एंड मूरे ने इसकी बात करी, तो यहाँ पर वी आर कंडक्टिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ थिंग, एंड पूरा या तो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं या उसके पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, एंड वी ट्राई टू डिग इन, पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा बताए अपने बारे में। ठीक है, जो भी आपका एरिया ऑफ क्वेश्चन मार्क रिव्यू कर रहे हो,
तो आप उसको पूरी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इंटरव्यू लेते हो। ओके, इंटरव्यू में ऑब्वियसली यू नो आपको पहले रैपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आप इंटरव्यू क्यों कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, सपोज बच्चा क्लास में रिस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी, एंड यू डोंट वांट टू नो द रीजन इन डेप्थ, तो बच्चे को आप जानकारी लेने के लिए यू अलग से आप यू जस्ट कॉल द स्टूडेंट अलग से एंड यू जस्ट स्टार्ट इंटरव्यू, डाटा गैदरिंग एंड देन समराइजिंग इट। ओके, बच्चे के बारे में सारी चीजें इकट्ठे करके फिर यू कैन गिव सम आउटपुट की क्या इश्यू है बच्चे के साथ। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी यू नो अगेन किसी एक केस पे टोटली गहराई में काम करना है ना। कोई एक बच्चा है बहुत स्पेशल है, आपको लग रहा है बच्चा बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन पता नहीं पेपर में फॉर्म क्यों नहीं करता, तो आप उसकी केस स्टडी में भी जा सकते हो। उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर पे क्या होता है, बाहर क्या होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके बाहर क्या चल रहा है, एवरीथिंग, सो दैट उसकी प्रॉब्लम पकड़ में आ पाए कि इश्यू क्या है इस बच्चे के साथ। ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड, सो अगेन ऑब्जर्वेशन इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अगर हम उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे तो भी हम जान पाते हैं, बट ऑब्जर्वेशन शुड बी सिस्टमैटिक इन नेचर। एक पर्पस होना चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं और क्यों ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। हो सकता है बच्चे के पढ़ाई करने का तरीका ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि वो कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, नंबर कितने ला रहा है ओवरऑल, ठीक है, या फिर क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, एवरीथिंग। इससे बच्चे का कॉग्निशन, उसका अफेक्टिव जोन और उसका मोटर डेवलपमेंट सब कुछ समझ में आता है। अगर हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को तो उसका मोटर डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ना, उसकी सारी थ्योरीज क्या हुआ, ऑब्जर्व करके तो निकाली ज्यादातर। मोटर डेवलपमेंट ma'am. कैसे हो रहा है, बच्चे को ऑब्जर्व किया है ना, कॉग्निशन कैसे बढ़ रहा है, उसमें बच्चे को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। So what kind of individual actions are important for a counselor to observe and record? And वो क्या ऑब्जर्व करेगा डिपेंड करता है प्रॉब्लम एट हैंड क्या है, जिस चीज को वो मेजर करना चाहता है उसके बेसिस पे वो ऑब्जर्वेशन करेगा। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then moving to the topic of counseling. Now how counseling is different from guidance? Guidance अभी हमने पढ़ा, right? काउंसलिंग में क्या होता है, that is पहली चीज, गाइडेंस कैन बी डन बाय एनीवन जिसको पता है, एनी एल्डर जिसको पता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। इनफैक्ट रास्ते में भी जाएंगे तो भी हमें कोई ना कोई रास्ता गाइड कर देता है, ठीक। बट काउंसलिंग इज बीइंग डन बाय प्रोफेशनल्स ओनली, काउंसलर्स ओनली, जो जिनको ट्रेनिंग मिली है प्रॉपर इन चीजों की, ठीक है। काउंसलर आपके पर्सनल और साइकोलॉजिकल हेल्प करेगा, उसके अंदर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइडेंस का स्कोप थोड़ा सा बड़ा होता है। आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो हो जाएगी, आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए लोग अलग है, हेल्थ की गाइडेंस चाहिए तो उसके लोग अलग है, अलग अलग तरीके से काम होता है। लेकिन पर्सनल इन डेप्थ गाइडेंस, साइकोलॉजिकल गाइडेंस, पर्सनल लेवल की गाइडेंस काउंसलर्स करते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग में रेमेडियल वैल्यू है, प्रिवेंटिव वैल्यू है, डेवलपमेंटल वैल्यू है, यानी कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है या आपको ग्रो मदद कर सकता है, ठीक है। इवन फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काउंसलिंग हेल्प करेगा, आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने में, सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, एवरीथिंग काउंसलिंग विल हेल्प, ठीक है। सो जिसके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो तो गाइड कर सकता है लोगों को, लेकिन अगेन काउंसलिंग के लिए आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, ओके, so that you can help people. So it is an interaction process which facilitates meaningful understanding of self. खुद के बारे में जानने की मदद करेगा काउंसलर, and the environment, आपके environment को जानने के लिए. It result in establishment of clear goals and values for future behavior. इससे काउंसलिंग की मदद से आपके गोल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपका फ्यूचर क्या बिहेवियर है, कैसे आपको काम करना है वो भी क्लियर हो जाएगा, okay. So counseling is bit more specific, guidance is quite broader in nature,
सो काउंसलिंग में दो लोग हुए, एक जो काउंसलिंग करेगा और एक जो करवाएगा, काउंसलर एंड द काउंसलिंग, ठीक है। उनके बीच में एक अच्छी रैपो बिल्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होती है। वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस मतलब अच्छे से फ्रीली डिस्कस कर पाए, ठीक है। इट ट्राइज टू डेवलप सोशल स्किल्स। अब जब अच्छे से आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, राइट। इट ऑल्सो ट्राई टू मॉडिफाई इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चे को काउंसिल किया जाए तो हम उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड भी मॉडिफाई कर सकते हैं किसी चीज को लेके, ठीक है। उसकी एबिलिटीज पे भी काम किया जा सकता है। सो दैट्स द रोल हियर। Counseling is voluntary in nature. It is client centered. Client is the main person जिसके लिए ये हो रहा है. It helps the client to achieve greater life satisfaction. It is funded on transference. ठीक है, यहाँ पे काउंसलिंग में ट्रांसफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। जब ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस पता है ना सबको? Are you aware? मैम जो फ्रॉइड के उसमें था थ्योरी में, जिसमें काउंसलर को अपने पिता के या माता के रूप में ऐसे देखने लगते हैं, कुछ ऐसा। ट्रांसफरेंस में ये होता है ना कि आपको, जैसे क्लाइंट है तो क्लाइंट को क्या होगा, अगर कोई इशू है तो वो अपने इशू अपने काउंसलर पे ट्रांसफर कर देगा। मतलब प्रॉब्लम उसको अपनी गर्लफ्रेंड से थी, लेकिन जो इशू था, जो काउंसलर थी वो भी उसकी गर्लफ्रेंड की जैसी उसको दिख रही, तो हाँ वही, मतलब जैसे उसको लगेगा अरे ये भी लड़की, ये भी वैसी होगी, तो मतलब ही विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट ओनली उसके साथ। जैसे अपनी मदर के साथ कोई इशू है तो फिर वो काउंसलर को भी उसी तरीके से देखें, अगर फीमेल है काउंसलर तो उसी हाँ, तरह से कि ये मेरी माँ की जैसी है, तो उस पे राइट, वो कर देगा। है ना। तो दैट इज ट्रांसफरेंस। अब वो ट्रांसफरेंस का इशू गाइडेंस में नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में ही मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग में एक इंटीमेट कनेक्शन बनता है ना। मतलब हम काफी क्लोज होते हैं क्लाइंट के साथ, और वहीं पे चांस होता है ट्रांसफरेंस का भी फिर। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग में शेयर होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। काउंसलर क्लाइंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और वो नॉन जजमेंटल रहता है, क्लाइंट को जज नहीं करेगा। So effective counselors are self-aware, compassionate, use themselves as vehicle of change for the client, committed to understand the field, like helping people, committed to freeing rather than controlling the client. ठीक है, कंट्रोल नहीं करना है क्लाइंट को। Open to full range of experience and feeling, maintain professional boundaries, culturally responsive. प्रोफेशनल बाउंड्री भी रखेंगे लेकिन कल्चर को भी रिस्पॉन्स करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। Characteristics of climate and audience of counseling. So about the audience, they are normal people, ठीक है, जिनको कोई क्लिनिकल मेंटल हेल्प नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है हर काउंसलिंग के लिए अगर आपके पास कोई आ रहा है तो उसको मेंटल हेल्प चाहिए होगी, क्लिनिकल डिसऑर्डर होगा, जरूरी नहीं है। काउंसलिंग के लिए डिसऑर्डर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कोई यूथ हो जिसको at that time you can take the help of and realize change, कोई परेशानी आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो काउंसलिंग ही कर सकता है। उसको रियलाइज हो रहा है समथिंग इज देयर, समथिंग इज रॉन्ग, मैं क्यों इसे आगे नहीं कर पा रहा, राइट। सो अदर क्लाइंट, मैम आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है मैम, ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा, हेलो मैम। हेलो, हेलो, हाँ जी आ रही मैम, है आपकी बस वॉइस ना ब्रेक, मैम अभी आ रही है बट ब्रेक हो रही है ब्रेक हो, तो पूरी उसमें भी। हाँ जी मैम। अच्छा।
आवाज आ रही है अभी? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। सो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंटील एंड ऑडियंस ऑफ काउंसलिंग। तो अदर क्लाइंट्स जो है, इट मे बी पीपल इन नीड ऑफ प्री, अरे अच्छा अभी तो मैं एग्जांपल दे रही थी, प्री मैरिटल एंड मैरिटल काउंसलिंग चाहिए हो सकती है किसी को, ग्रीफ एंड लॉस के वक्त कोई अगर अपना चला जाता है तब भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, किसी कोई हैंडीकैप हो जाता है तो, डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो, कोई और अब्यूज होता है तो, या फिर किसी बीमारी से आप कैंसर से लड़ रहे हो तो, ठीक है, डेथ एंड डाइंग का प्रोसेस हो तो इन जनरल बहुत सारी एरियाज और एस्पेक्ट्स में लाइफ में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। Now, what are the various types of counseling? There are three major types of counseling. One is directive counseling given by Williamson, another is non-directive counseling given by Carl Rogers, and another is eclectic counseling given by Bodin. स्टार्टिंग विद डायरेक्टिव काउंसलिंग, नाम क्या है? डायरेक्टिव, यानी कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें काउंसलर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू क्लाइंट। ठीक है, काउंसलर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। काउंसलर आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम क्या है, उसको डिफाइन करेगा, डायग्नोज करेगा और उसका सोल्यूशन भी खुद ही बताएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट करेगा थिंकिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग, सारे काम वो खुद ही कर रहा है। इंफॉर्मेशन ले भी रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, समझ भी रहा है, एडवाइस भी दे रहा है। तो दिस होल मेथड इज काउंसलिंग और काउंसलर ओरिएंटेड, सारा फोकस प्रॉब्लम पे रहता है, उसको सॉल्व करने पे रहता है। Another type is non-directive counseling, which is client-centered. ये आपने सुना भी होगा, client-centered counseling given by Carl Rogers. यहाँ पर काउंसली यानी कि जिसकी काउंसलिंग हो रही है क्लाइंट की, इट इज अलाउड फॉर फ्री एक्सप्रेशन, उसको बोलने दिया जाता है, पूरे मन की बात बोलने दी जाती है। ठीक है, उसको सिर्फ गाइड किया जाता है। यहाँ पे काउंसलर का मेन रोल नहीं है, क्लाइंट का मेजर रोल है, इसलिए क्लाइंट सेंटर्ड इसका नाम है। उसको दिल खोल के बोलने दिया जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों बातें आ जाएंगी इसी वाले में, क्लाइंट सेंटर्ड में। क्या क्या पढ़ा था आपने? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, दूसरा, एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी। एम्पैथी, और जेन्युइननेस, और जेन्युइननेस को ही हम कांग्रेस भी बोल देते हैं यहीं पे, यस मैम। है ना? ये तीन बातें पढ़ी थी हमने। तो ये ऑल द थ्री कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट इन नॉन डायरेक्टिव और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। और ये तीनों किसकी क्वालिटीज हैं? किसकी क्वालिटीज हैं ये तीनों? काउंसलर की। काउंसलर की। ठीक है, तो जो काउंसलर है और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कर रहा है उसमें ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एम्पैथाइज कर पाए, जेन्युइन हो खुद के साथ, ऑनेस्ट हो, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटैक्ट हो, और सामने वाले को वो अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड दे, तभी तो वो बोल पाएगा अपनी पूरी बात। तो काउंसलर का रोल इसमें पैसिव हो जाता है। गोल इज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइंट रेदर देन द सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन से ज्यादा ध्यान क्लाइंट के अपने सेल्फ इंटीग्रेशन पे रहता है कि क्लाइंट की पर्सनालिटी इंटैक्ट हो जाए, ज्यादा उसकी पर्सनालिटी में इनकॉन्ग्रेंस ना क्रिएट हो। सो काउंसलर एक एटमोस्फेयर बनाता है जहां पे क्लाइंट अपने आप को बेहतर जान पाए, समझ पाए। इमोशनल एस्पेक्ट को ज्यादा डील किया जाता है यहाँ पे। Counseling relationship is established of the warm, permissive, accepting climate which help the client to express his self structure. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम बस क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को वापस इंटैक्ट कर पाए, अपनी पर्सनालिटी को वापस इंटैक्ट कर पाए। Okay, then what are the major areas of counseling? Areas, you know, again, educational counseling which is given by, okay, so it is regarding your educational needs. जब बच्चों को एजुकेशन की फील्ड में डिसीजंस लेने होते हैं मेजर, 10th के बाद, 12th के बाद,
चॉइस ऑफ कोर्स, स्टडीज, इंटरेस्ट, कॉलेज, तब एजुकेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि बच्चे लेते भी हैं. देन comes personal or social counseling. So it deals with emotional distress and behavioral difficulties. Socially कैसे behave करना है ना. जब बच्चे नए नए बाहर निकलते हैं, they don't know how to behave. Emotional distress उनको feel होता है, struggle उनको करनी पड़ती है, वो different developmental phases से गुजर रहे होते हैं, उनको adjustment issues आते हैं. ठीक है. और ये सारे challenges meet करते करते there can be anxiety, करियर को लेके, सोशल इश्यूज को लेके, एडजस्टमेंट को लेके, गुस्सा आ सकता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, उनको लगता है टाइम निकलता जा रहा है हाथ से, मैंने तो कुछ करा ही नहीं अभी तक, या अगर काम ही पसंद नहीं आ रहा है तो भी डिप्रेशन वाली फीलिंग आ सकती है. कोई गलती हो जाए तो बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है, अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कोई अपना चला जाए तो बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं. ठीक है. तो ये सारी इश्यूज जो है, यहाँ पर भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या पेरेंटल इश्यूज, कोई फैमिली में इश्यूज. ठीक है. देन वी हैव वोकेशनल काउंसलिंग. जब बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है रिगार्डिंग वोकेशन, ऐसा काम जिससे वो पैसा भी कमा सके, वोकेशनल एक्टिविटी. गवर्नमेंट निकालती है ना वोकेशनल कोर्स, नॉर्मल वाली पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो वोकेशनल वाली पढ़ाई करते हैं और अपने अंदर स्किल्स ऐड करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो उनको अप्लाई कर सके. ठीक है. तो ऐसे कोर्सेज जो आपको इंटरेस्ट के भी हो, समझ में भी आए, और जिससे आप जल्दी स्किल्स ले सको और पैसे भी कमा सको. ठीक है. दैट इज वोकेशनल काउंसलिंग. तो वहां पे भी हेल्प होती है. Then process and techniques of counseling. Steps in counseling process क्या क्या है. पहला स्टेप, पहले हम रैपो बिल्डिंग करते हैं. ठीक, यही करते हैं ना, क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल, क्लाइंट को कंफर्टेबल करते हैं पहले, फिर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम के साथ साथ अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है. तो गोल सेटिंग करेंगे, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, या बड़ों को छोटे में डिवाइड करेंगे. Then we choose and initiate interventions. अब इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या रास्ता, क्या इंटरवेंशन फॉलो करना है. We plan and introduce termination and follow up. ठीक है. फाइनली एंड कब करना है इसका प्रोसेस, और फॉलो अप कैसे लेना है कि भाई क्लाइंट ने फॉलो किया नहीं किया, प्रॉब्लम उसका रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द इशू. बच्चे को सपोज करियर काउंसलिंग चाहिए थी, आपने बात करी, आपने देखा उसके क्या क्या इंटरेस्ट है बच्चे के, क्या स्किल्स हैं उसके अंदर पहले से, फिर 2-3 ऑप्शन रखे, फिर उसने फाइनली एक चूज किया अपने लिए. फिर आपने 1 साल बाद पूछा भी कि आप अभी सेटिस्फाइड हो अपनी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो. इट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो उसी को एक्सप्लेन किया है डिटेल में. पहला होता है इनिशियल डिस्क्लोजर, जब रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, रैपो बिल्डिंग होती है, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है. काउंसलर अपने लिसनिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देता है. कहते हैं ना काउंसलर की सब अच्छे लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए. अगर वो अपनी अपनी बोलता रहेगा और क्लाइंट की नहीं सुनेगा तो रैपो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी. स्टेज 2 इज इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन. प्रॉब्लम को एसेस करना कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्या इशू है, करियर में है, घर पे है. कभी कभी क्लाइंट कुछ और ही इशू लेके आते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो उनके साथ ना तो इशू कुछ और ही होता है. आपको बोलेंगे करियर के लिए आना है, लाइक वंस इट हैपेंड विद मी आल्सो. किसी ने कहा करियर काउंसलिंग के लिए आना है, एंड जब बात हुई तो पता चला द एक्चुअल इशू वाज नॉट करियर काउंसलिंग. दैट चाइल्ड वाज गोइंग थ्रू अ लॉट इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ हिज हर लाइफ. करियर तो सिर्फ एक बहाना था जिसकी वजह से वो एंजाइटी पोर्ट्रे कर रहा था. लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसके प्रॉब्लम्स थी उस वक्त. ठीक है. तो ऐसा भी होता है, एंड यू हैव टू फिगर आउट द मेन प्रॉब्लम एरिया, राइट, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, चाहे एनवायरमेंटल हो चाहे वो इंटरनल हो, जो उस
प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? देन यू कमिट टू अ पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि आप गोल सेटिंग करते हो, रियलिस्टिक, अचीवेबल, एसेसेबल गोल्स हम बनाते हैं ताकि हम उनको की तरफ काम कर पाए। ठीक है, कोलैबोरेटिवली एज अ काउंसलर आई विल हेल्प द क्लाइंट, और मिलकर हम गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। फाइनली काउंसलिंग इंटरवेंशन, तो इट डिपेंड्स ऑन द काउंसलर एंड कि वो किस अप्रोच को यूज करेगा बच्चे को हेल्प करने के लिए, क्लाइंट को हेल्प करने के लिए। बिहेवियर अप्रोच है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, अगेन अगर कोई थेरेपी की रिक्वायरमेंट है वो भी यूज करेगा वो, राइट। तो टोटली क्या है उस पर डिपेंड करता है। एंड फाइनली इवैल्यूएशन कि कितनी ग्रोथ हुई है, गोल अचीव हुआ है कि नहीं, टर्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस एंड फर्दर रेफरल अगर आपको कहीं और उसको भेजना है तो। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। की स्टेप्स फॉर क्लाइंट, क्लाइंट के लिए विलिंगनेस, ठीक है, बीइंग विलिंग टू सीक। जब तक क्लाइंट के अंदर इच्छा ही नहीं होगी ना कि मुझे काउंसलिंग करानी है, मुझे जानना है, मुझे हेल्प चाहिए, तब तक क्लाइंट काउंसलर भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको मदद चाहिए तो आपके अंदर वो इच्छा तो होनी चाहिए ना, हाँ मुझे मदद चाहिए, मैं मैम के पास जाऊं, बात करूं। जब तक आप मेरे पास आके बात ही नहीं करोगे तब तक कभी वो रिजॉल्व ही नहीं होगा। मतलब मेरे एंड से कभी मुझे क्या पता चलेगा आपको हेल्प चाहिए? आप आगे एक बार बोलोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम जानूंगी, समझूंगी और तब जाके आपकी मदद कर पाऊंगी, राइट। तो आपके एंड से वो विलिंगनेस होनी चाहिए, और पता चले मैं सामने से घुस के मदद कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा करो वैसा करो, आपके अंदर कोई विलिंगनेस ही नहीं है तो आप मेरी किसी एडवाइस को नहीं लोगे उस वक्त, राइट। मोटिवेशन, अब एक होता है सुन लिया, मैंने एडवाइस किया, आपने सुन लिया, नाउ आप कितने मोटिवेटेड हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, राइट। कभी कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अरे सब ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन अगले ही दिन वापस बैक टू नॉर्मल। ठीक है, उस मोटिवेशन को मेंटेन करना भी तो इम्पोर्टेंट है अगर गोल्स अचीव करने हैं तो। ठीक है, यस कमिटमेंट, मैम। client may be willing and motivated but change will not happen without continued patience and commitment। आपने बोल दिया ये काम करना है, इतने दिनों में तैयारी करनी है, आपने कहा यस मैम ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स आप कितना पेशेंटली और कितना कंसिस्टेंटली काम करते हो। ठीक है, एक दिन पढ़ा, अगले दिन 2-3 दिन नहीं पढ़ाई करी, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया, बुक उठा के देख ली, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसे तैयारी नहीं होती है, यू नो दैट। तो आप कितना कमिटेड हो अपने काम को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, और कितना परसिस्टेंटली उसके प्रति काम कर रहे हो। देन फेथ, काउंसलिंग इज अनलाइकली टू सक्सीड अनलेस द क्लाइंट हैज फेथ इन देमसेल्फ। जब तक क्लाइंट को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, या ये पॉसिबल है, या मैं इस चीज से बाहर आ सकता हूँ दुविधा से, तब तक भी काम नहीं चलता है। तो वो फेथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फेथ किस पे? खुद पे, काउंसलर पे, और उस पूरे प्रोसेस पे जो चल रहा है, राइट। होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फेथ लेके जाते हैं, हमें पता है हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देगा, हम ठीक हो जाएंगे। अगर वो फेथ ही नहीं हो ना तो डॉक्टर के पास कितना मर्जी चले जाओ वो नहीं होगा, यस मैम। है ना। So each step in counseling process is vital to perform, maintain effective counselor-client relationship. कार्ल रॉजर ने सक्सेसफुल थेरेपी के लिए क्या कोर कंडीशन बताए? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये आपको पता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, वो अनबायस हो, नॉन जजमेंटल हो, क्लाइंट को जज ना करे, उसको स्पेस दे, फ्रीडम दे बात करने का, अपने मन की बात कहने का, उसको बुरा भला ना सोचे उसके बारे में। एम्पैथी, भाई समझे, थेरेपिस्ट शुड हैव दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड, टू दैट उसके सिचुएशन में खुद को रख के जाने और समझे वो क्या महसूस कर रहा है, तभी वो उसकी एक्चुअल में मदद कर पाएगा, बिना उस दुख दर्द को जाने समझे नहीं कर पाएगा। वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शन ऑफ काउंसलर should be consistent
मैं जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, आपस में तालमेल भी तो होना चाहिए। मेरे अंदर कुछ चल रहा है और मैं कह रही हूँ क्यों आ गया यार ये, क्यों बार बार मेरे को फोन कर रही है, मैं सोच कुछ और रही हूँ, मैं बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और ही रही हूँ। तो अगर मैं जेन्युइननेस एज अ थेरेपिस्ट या काउंसलर मेरे अंदर कॉन्ग्रेंस नहीं होगा तो भी वो ट्रीटमेंट, वो थेरेपी, काउंसलिंग इफेक्टिवली नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। हाँ, खत्म। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। ओके मैम। 1 घंटे से पहले ही खत्म हो गया मैम आज तो। थोड़ा ही बचा था ना ये